हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th की बिजनेस स्टडी को और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस चैप्टर को। इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। प्रीवियस चैप्टर में अगर आपको याद होगा तो हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था और उसमें हमने काफी सारे प्राइवेट सेक्टर के फॉर्म्स पढ़े थे कि किस तरह से हम प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को कंडक्ट कर सकते हैं। इसमें सोल प्रोप्राइटर पढ़ा, ज्वाइंट हिंदू फैमिली पढ़ा, पार्टनरशिप बिजनेस पढ़ा, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ये सारे के सारे फॉर्म्स हमने जो पिछले चैप्टर में कंप्लीट कर लिए थे। इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली फोकस करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को किस किस तरीके से उनके बिजनेसेस को कंडक्ट किया जा सकता है। उससे पहले ना कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पब्लिक सेक्टर के इंपॉर्टेंस को लेके कि क्यों इंडिया में पब्लिक सेक्टर जो था इंपॉर्टेंस था और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पब्लिक सेक्टर किस तरह से इवॉल्व होता रहा। तो 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, ब्रिटिशर्स ने 190 साल तक रूल किया और इतने ज्यादा लंबे टाइम पीरियड के रूल करने के बाद इंडिया ना एक बहुत ही गरीब नेशन बन के रह गया था। और जब 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें ना पब्लिक सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज गरीबी होने की वजह से ना पैसे की कमी थी और पैसे की कमी होने की वजह से सरकार को इक्वालिटी प्रमोट करनी थी और इक्वालिटी प्रमोट करने की वजह से सरकार सरकारी कंपनियों पे ज्यादा फोकस करना चाहती थी। और उस टाइम पे कुछ कंपनियों को नेशनलाइज भी किया गया, मतलब उनको सरकारी कंट्रोल के अंदर ले आई। 1948 और 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया जिसमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइमरी रोल दिया गया। मतलब देश की जो गाड़ी का स्टीयरिंग था, ग्रोथ की गाड़ी का स्टीयरिंग था, वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के हाथ में दे दिया गया। मतलब पब्लिक सेक्टर के ऊपर बहुत सारा फोकस किया गया, उनको पैसा दिया गया, काफी सब्सिडीज भी दी गई, उनको काम करने के लिए बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी मिली। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें पब्लिक सेक्टर के साथ सरकार ने की। ऑन द अदर साइड प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल किया गया। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर काफी सारे रेगुलेशंस लगाए गए। प्राइवेट सेक्टर को काम करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, कोटा, परमिट, ये सारा कुछ जो था वो प्राइवेट सिस्टम को फॉलो करना पड़ता था। बट स्टिल फिर भी देखा जाए प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे इंडिया की ग्रोथ में काफी सारा कंट्रीब्यूशन करता रहा। वेयरएज अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर की, इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करने के बाद भी फिर भी देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर में काफी सारी कमियां देखने को मिली और ये कमियां इतनी बढ़ गई कि 1991 तक आते हुए सरकार ने सोचा कि भाई अगर हमने ये लाइसेंस, कोटा, परमिट राज खत्म ना किया, अगर हमने जो लॉस मेकिंग पब्लिक कंपनीज है उनको नहीं बंद किया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लॉस मेकिंग पब्लिक कंपनीज को नहीं बंद किया तो भाई दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी देश के लिए। तो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमारे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट किया गया। और इसके बाद प्राइवेट सेक्टर का जो रोल था विसेविस इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज कंपेयर टू द पब्लिक सेक्टर, वो ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो गया। ऐसा नहीं था कि पब्लिक सेक्टर को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया। अब पब्लिक सेक्टर भी काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी, पर प्राइवेट सेक्टर पे जो रिस्ट्रिक्शंस लग रही थी पहले, अब वो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो बंद कर दी गई। तो ये सारी चीजें जो थी वो हमारी इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो बनी। अब अगर हम बात करें फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, तो सबसे पहले हमारे पास आती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। सिंपली सरकार के पूरे कंट्रोल में होने वाली कंपनीज का, सरकार के पूरे कंट्रोल में होने वाले डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का पॉइंट है। सो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज considered as one of the departments of the government and has no separate existence other than the government। मतलब ये गवर्नमेंट का ही पार्ट है, ये गवर्नमेंट का ही ऑफिस है, कोई इसकी मतलब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे कंपनी के केस में सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होते थे, इनका कुछ नहीं है। और इसके जो भी फंक्शंस है, ओवरऑल कंट्रोल जो होता है ना, वो एक मिनिस्ट्री के पास आता है या फिर किसी ना किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के पास आता है। जैसे रेलवेज हो गया, अब रेलवेज रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर आ गया। उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री के, पोस्ट एंड टेलीग्राफ इसकी अलग से मिनिस्ट्री है, ब्रॉडकास्टिंग की अलग से मिनिस्ट्री है। दैट मींस ये जितने भी डिपार्टमेंट्स है ये किसी ना किसी मिनिस्ट्री के अंडर जो है वो आते हैं, किसी ना किसी मिनिस्ट्री के अंडर फंक्शनिंग करते हैं। इसके फीचर्स देखते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। फर्स्ट फीचर इज
दे ऑपरेट अंडर कंट्रोल ऑफ वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, जो कि मैंने बताया। जैसे रेलवेज की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर काम करती है। Now they are part of government only and there is no separate entity, मतलब ये सरकार का ही पार्ट है, सेपरेट एंटिटी नहीं है। जैसे कंपनी के केस में था, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के केस में था कि जो मेंबर्स है वो अलग है और जो कंपनी है वो क्या है, अलग है। इसके केस में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये गवर्नमेंट का ही पार्ट है। Now they are financed from annual budgets of the government। आपको पता है जो गवर्नमेंट बजट है इंडिया के केस में 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है और 1 फरवरी को हर साल प्रेजेंटेशन करने के बाद उस बजट में इन डिपार्टमेंट्स को पैसे दिए जाते हैं। जैसे मान लो सपोज कह दिया कि भाई इस साल रेलवे को 10,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा इसके ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो जो भी बजट में इनके लिए चीजें रखी होती है वो बजट के थ्रू इनको दी जाती है। Now their revenue are deposited in the treasury of the government। अब सरकार के पास ना गुल्लक होती है, उस गुल्लक को कहा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आर्टिकल 266 में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 266(1) में। तो ये जो भी पैसा कमाता है, ये डिपार्टमेंट जो भी पैसा कमाता है वो सारा का सारा पैसा इस सरकार की ट्रेजरी में क्या हो जाता है, जाके जमा हो जाता है। मतलब ये डायरेक्टली अपने आप से पैसा यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे ध्यान से बात समझना, डायरेक्टली अपने आप से पैसा नहीं यूज कर सकते, इनको बजट से फाइनेंसिंग की जाएगी, सरकार खुद फाइनेंसिंग करेगी। दे कैन बी sued in the same manner as against the government। जैसे सरकार के अगेंस्ट को लीगल केस फाइल किया जा सकता है, वैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अगेंस्ट भी उसी तरीके से कोई ना कोई केस फाइल किया जा सकता है। दे आर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंटल हेड हु इज अकाउंटेबल टू द कंसर्न्ड मिनिस्टर। ये जो जितने भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है इनके डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं और वो डिपार्टमेंटल हेड जो है वो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री को क्या करते हैं, सारी की सारी चीजें बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें रेलवे की, अगर मैं डिपार्टमेंटल हेड की बात करूं तो ये मिस्टर सतीश कुमार जी हैं जो रेलवे को इस टाइम पे हेड कर रहे हैं। और मिस्टर सतीश कुमार जी जितनी भी सारी रिपोर्टिंग है वो हमारे करंट रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी को देते हैं। तो इस तरह से जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो वर्क करता है और ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे डिफेंस का होगा, डिफेंस के केस में भी ऐसा चल रहा है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ में भी यही चीज चल रही है। तो मिनिस्टर्स डिपार्टमेंटल हेड बनाएंगे, अगर आगे वो जो डिपार्टमेंटल हेड्स है वो फर्दर काम को क्या करते रहेंगे, डाइवर्सिफाई करते रहेंगे और डिसेंट्रलाइज बेसिकली करते रहेंगे। नाउ द स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर सिविल सर्वेंट्स and are recruited and compensated as per the rules of civil servant। यूपीएससी का एग्जाम देने के बाद जो मेजोरिटी जो मेजर स्टाफ होता है वो इन डिपार्टमेंट को हेड करता है। तो सिविल सर्वेंट्स के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो इन पे अप्लाई करते हैं। सिविल सर्विसेज में हम सिर्फ यही सोचते होंगे कि भाई सिविल सर्विसेज के लिए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये 3 है, ये ऑल इंडिया सर्विसेज में आ जाते हैं। उसके अलावा भी सिविल सर्विसेज करने के बाद बहुत सारी पोजीशंस जो है वो मिलती हैं जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ लिंक होता ही होता है। तो बहुत सारी और भी चीजें सिविल सर्विसेज करने के बाद मिलती है और रेलवेज में जाना या डिफेंस की किसी पोस्ट में जाना ये भी उनमें से कुछ है। मेरिट्स देखें, इजी फॉर्मेशन, कोई भाई रजिस्ट्रेशन नहीं करानी, जैसे कंपनी के केस में लंबा लंबा प्रोसेस करना पड़ता था, बट इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए कोई ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटी ना होने की वजह से इसका जो फॉर्मेशन है बहुत ही ज्यादा इजी है। इफेक्टिव कंट्रोल, क्योंकि ये कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के पास होती है, एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अकॉर्डिंगली चल रही है, मिनिस्ट्री उस चीज को बहुत प्रॉपरली देख रही है, तो इसका जो कंट्रोल है काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। थर्ड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ये जितने भी फंड्स है इसको बहुत ही ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करते हैं। अब ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज क्यों करते हैं इसको ध्यान से समझा जाए। पहली बात तो जो भी इनको पैसा मिलना है वो बजट में से पैसा मिलना है इनको। दूसरा, मिनिस्टर्स के सैंक्शंस लग सकते हैं। तीसरा, इनको प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करनी है और चौथा, इनकी ऑडिटिंग जो है वो रेगुलरली चलती है। अब अगर थोड़ा सा भी पैसा इधर उधर होता है तो भाई गड़बड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस वजह से इनको बहुत ही सही तरीके से अपने फंड्स को यूटिलाइज करना होता है। समझे इस चीज को। और फंड्स का यूटिलाइजेशन इस तरह से होना चाहिए कि वेस्टेज कम से कम हो और उससे बेटर रिजल्ट जो है वो देखने को मिले। अकाउंटेबिलिटी, एज ये जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल में है, गवर्नमेंट पूरा का पूरा देख रही है और ये पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो पार्लियामेंट में इनके बारे में जो डिस्कशन है वो क्या है, चलती रहती है।
अब अगर पार्लियामेंट में इनके बारे में डिस्कशन चलती है, दैट मीन्स दे आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक। समझे इस चीज को, क्योंकि पार्लियामेंट में अगर कोई चीज आ गई तो दैट मीन्स उसका डिस्कशन जो है वो पूरा का पूरा देश देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो सपोज कोई एक्सीडेंट हो गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई, और उसके बारे में पूरी की पूरी कहानी जो है वो पार्लियामेंट में बताई जाएगी, क्या रीजंस है, ऑपोजिशन उसे पूछेगी, दैट मीन्स अकाउंटेबिलिटी इज देयर। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो उस टाइम पे हर चीज डिटेल माइन्यूट जो था बाद में बताए गए थे। अकाउंटेबिलिटी, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है वो लोगों की सर्विसेज के लिए काम करती है, तो दैट इज व्हाई अकाउंटेबिलिटी हैज टू बी देयर। पब्लिक रेवेन्यू, जो भी ये कमाई करते हैं वो सारा रेवेन्यू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो है वो चला जाता है, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से काफी सारे जो खर्चे हैं वो निकलते हैं बाद में। तो पब्लिक जो रेवेन्यू होता है वो सरकार के फंड में जाके क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ये डायरेक्टली अपना पैसा यूज नहीं कर सकते, ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है। इन्होंने जो कमाया वो सारा का सारा फंड में जो है चला जाएगा। सीक्रेसी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में कई इस तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें अटमोस्ट सीक्रेसी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हम डिफेंस की बात करें, हमें डिफेंस में बहुत ही ज्यादा अटमोस्ट सीक्रेसी बना के रखनी पड़ती है। एटॉमिक एनर्जी की बात करें, आपको पोखरण में जो टेस्ट हुआ था, हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, उस टाइम पे कितना ज्यादा जो था अमेरिका ने प्रेशर बनाया था, CIA ने पूरा धड़ल्ले से हमारे ऊपर प्रेशर था, सैंक्शंस लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। स्टिल एट दैट टाइम, उस टाइम पे जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सीक्रेटली इस मिशन को क्या किया, हैंडल किया, और इंडिया उस टाइम पे न्यूक्लियर एनर्जी पावर जो था कंट्री बन गया, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो ऐसे अगर मान लो सपोज इस चीज को पब्लिक में बताया जाएगा तो भाई किस तरह की सीक्रेसी रह जाएगी। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको सीक्रेट रखना होता है। क्या हम अपने हथियारों की डिटेल्स दे सकते हैं? अब डिफेंस के पर्सपेक्टिव से सोचो, क्या हम बता सकते हैं हमारे पास राफेल में क्या क्या चीजें हैं? क्या हम बता सकते हैं हमने जो ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है उसमें हमारे पास क्या क्या हमने टेक्नोलॉजी यूज की है? क्या हम बता सकते हैं जो हमने आकाश मिसाइल बनाई है उसमें हम बता सकते हैं हमने क्या क्या चीजें यूज की? नो। वो अलग बात है अगर एग्रीमेंट होता है किसी और कंट्री के साथ बेचने के टाइम पे, अगर वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डिमांड करते हैं और पैसा पे करते हैं, देन देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी, बट स्टिल हमें बहुत ज्यादा सीक्रेसी जो है मेंटेन करनी होती है, और इसी वजह से जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है ये बेस्ट सुटेबल काम जो है करती है। पर कुछ ना कोई डीमेरिट्स भी, मेरिट्स तो देख लिए। डीमेरिट्स क्या है? इनफ्लेक्सिबिलिटी। बहुत सारा काम जो है ना मिनिस्टर्स और उनके जो सबऑर्डिनेट्स है वो सारा काम करते हैं, और इसमें ना फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है, बिकॉज जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना वो पार्लियामेंट के प्रोसीजर से चलते हैं। अब पार्लियामेंट का प्रोसीजर जो है इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, काफी ज्यादा रिजिड है, काफी ज्यादा काम जो है उसमें देखना पड़ता है, काफी लंबे लंबे प्रोसीजर्स होते हैं। तो जिसको कहते हैं फटाक से डिसीजन लेना, वैसा कोई काम नहीं होता इसमें। तो फ्लेक्सिबल नहीं है कि मतलब एकदम से कुछ चेंज हुआ तो भाई एकदम से चेंजेस कर देते हैं, नहीं, इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लैक ऑफ मोटिवेशन। अब होता क्या है, जो भी इन्होंने कमाया, जैसे जो भी प्रॉफिट कमाया इन डिपार्टमेंट से, वो सारा का सारा प्रॉफिट कहां पे जमा होना है? अल्टीमेटली सरकार के पास जमा होना है। अब जो प्रॉफिट कमाया बट उसका रिवॉर्ड जो है वो काम करने वाले वर्कर्स को डायरेक्टली नहीं मिलना। मोर ओवर वो अपना पैसा यूज ही नहीं कर सकते प्रॉफिट का अपने अकॉर्डिंगली। उनको किसके ऊपर रिलाई करना पड़ेगा? गवर्नमेंट के बजट के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। और सैलरी लेने वाले एम्प्लॉयज क्या सोचेंगे कि यार पैसा भी हमें नहीं मिल रहा है, सैलरी मिल रही है ना हमें, अल्टीमेटली बाकी जो प्रॉफिट है वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती है। और जब भी यहाँ पे प्रमोशन होनी होती है तो प्रमोशन के टाइम पे सीनियर मोस्ट मेंबर को प्रमोशन दी जाती है, तो इस वजह से जो मोटिवेशन है उसमें बहुत कमी आती है, तो कम मोटिवेशन जो है मिलता है। लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अपना पैसा खुद नहीं यूज किया जा सकता, अपना पैसा यूज करने के लिए भी सरकार की वेट करनी पड़ती है, सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि पैसा जो कमाया वो कहाँ गया? फंड में चला गया। अब रेलवे ने जो भी पैसा कमाया वो सारा पैसा कहाँ पे गया? वो पैसा गया जी फंड में। फंड से जब बजट में एलोकेशन होगा तो बजट में एलोकेशन से हमें मिलेगा कितना पैसा मिलने वाला है हमें। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की तो बात ही नहीं है, खुद से तो कुछ पैसा ही नहीं यूज कर सकते, मिनिस्टर्स या फिर बजट पे देखना पड़ेगा। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। देखो सरकारी कंट्रोल के अंडर काम बहुत ज्यादा है, पर सरकार के बंदे जो है, जो मिनिस्टर्स हैं, चाहे कोई भी मिनिस्टर्स है, वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। लोकसभा की प्रोसीडिंग आ गई, राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स आ गई, या फिर और कोई फील्ड रिलेटेड काम आ गया, तो बहुत सारे इलेक्शंस आ गए। अब इलेक्शंस आ गए तो रैली पे जा रहे हैं जी,
किसी ना किसी पॉलिटिकल रैली। इंडिया में तो इलेक्शंस इतने होते हैं कि लगातार एक साल इलेक्शन खत्म, अगले साल किसी और स्टेट में आ गया, फिर अगले साल किसी और स्टेट में आ गया। तो जब पर्सन जो है वो मेन पर्सन जो है जिसको हेड है और जो मिनिस्टर है वो जब इन कामों में बिजी है तो एट द एंड ऑफ द डे मैनेजमेंट पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। और जब मैनेजमेंट पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा तो इनएफिशिएंसी विल बी देयर, रेड टेपिज्म, डिले इन डिसीजन मेकिंग, भर भर के बाबूशाही चलती है, धीरे धीरे कछुए की चाल की तरह डिसीजन लिए जाते हैं। क्योंकि कछुए की चाल की तरह डिसीजंस लिए जाते हैं इसी वजह से इनकी जो मॉडर्नाइजेशन है उसमें बहुत ज्यादा जो है दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। रेलवे की अगर बात करें तो इतने साल रेलवे के होने के बाद अब जाके कुछ देखने को मिला मॉडर्नाइजेशन, बट स्टिल अभी भी बहुत ज्यादा सेफ्टी इश्यूज है। वो तो अलग बात है, लोगों को सिविक सेंस भी थोड़ी कम है, कई बार लोग खुद ही खराब कर रहे हैं, स्टोन पैटलिंग कर रहे हैं, तो पत्थर मारी जा रहे हैं ट्रेन पे, शीशे तोड़ी जा रहे हैं, तो वो अलग सी बात है, वो लोगों का सिविक सेंस है। बट अगर सरकारी पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा और वर्क करने की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे रेलवे हो। बिकॉज हमारा 145 करोड़ का पॉपुलेशन है, इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी हमारी जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो उतनी ग्रोथ नहीं हो रही। ऑल्दो वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन, बट जितनी ग्रोथ हो सकती थी, जितना पोटेंशियल हमारे देश में होना चाहिए, वो पोटेंशियल से हम काम नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ दिस डिले इन डिसीजन मेकिंग। तो क्विक डिसीजंस हैज टू बी देयर, पेपर वर्क में, प्रोसीजर्स में फंसे रह जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन है हमारे पास पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का सेकंड फॉर्म, दैट इज पब्लिक कॉर्पोरेशन, जिसको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस भी कहा जाता है। वर्ड से क्लियर है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का मतलब है जो लॉ से क्रिएट किया गया कॉर्पोरेशन है। Now it is a body corporate formed by a special act of parliament or by the central and state legislature, मतलब law के through it is financed by the government and it can arrange its own funds also। ऐसे organizations, ऐसे corporations basically जो सरकार जो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाती है उनको क्या कहा जाता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कहा जाता है। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, LIC हो गया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, ONGC हो गया, और भी बहुत सारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है वो देखने को मिलेंगे। अब माल्या की फोटो क्यों लगा दी? माल्या कहता है SBI को लोन दे दो, SBI कहता है कोई ना लंच ब्रेक में आना, देखे तेरे को लोन, बताते हैं तेरे को कौन सा लोन देना है। अब इसके अगर फीचर्स देखें जिससे हमें और ज्यादा क्लैरिटी होगी इसकी। नाउ इट इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। सिंपली बताओ क्या प्रोसीजर होता है, इसको समझो। पहले बात, किसी भी हाउस में बिल को प्रेजेंट किया जाता है, चाहे वो लोकसभा है चाहे राज्यसभा है। बिल को प्रेजेंट किए जाने के बाद उस बिल पे बहुत डिटेल में डिस्कशन चलता है, उसके पॉजिटिव्स बताए जाएंगे, ऑपोजिशन उनके नेगेटिव बताएगा, डेफिनेटली ऑपोजिशन ने क्रिटिसाइज करना है। अगर एक हाउस में पास हो गया मेजोरिटी के साथ तो दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस में पास हो गया तो फिर बाद में हमारे प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और जब प्रेसिडेंट ने इस पे साइन कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, और उस टाइम जो कॉर्पोरेशन है वो क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से चलता है। और मेजोरिटी मैंने बोला इसीलिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो इलेक्शन जीतने को बहुत ईगर रहती है कि हमें इलेक्शन जीतना है। भाई इलेक्शन जीतेंगे तभी लोकसभा में मेजोरिटी मिलेगी, इलेक्शन जीतेंगे स्टेट के तभी राज्यसभा में मेजोरिटी मिलेगी, और जब दोनों जगह पे मेजोरिटी होगी तब ढंग से काम जो है वो किया जा सकता है। But its power, objectives and limitations are defined in the act only। जो एक्ट, क्योंकि लेजिस्लेचर के थ्रू बन रहे हैं, तो जिस एक्ट में इनकी सारी कहानी लिखी है उसमें इनकी पावर, ऑब्जेक्टिव्स और लिमिटेशंस भी लिखे होंगे। इट ऑपरेट्स अंडर कंप्लीट टोटल कंट्रोल ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं था, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब दे कैन बाय सेल प्रॉपर्टी इन देयर ओन नेम, और उसके बाद ये लोग जो है वो किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्ट में भी आ सकते हैं, और ये साथ ही साथ इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं जब पार्लियामेंट में एक्ट जो है वो पास हो जाता है। और पार्लियामेंट में एक्ट पास तभी होता है जब प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। इट इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि सरकार नॉमिनेट करती है। इट एंजॉयज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एंड इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। ऑटोनॉमी है, कुछ हद तक है इसमें ऑटोनॉमी, मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना ज्यादा नहीं। अगर एसबीआई काम कर रहा है तो एसबीआई अपनी मर्जी से अभी के टाइम पे काम कर रहा है, बट हाँ देखो अगर जहां पे गवर्नमेंट है कुछ ना कुछ दखल अंदाजी तो होगी। इट हैज इट्स ओन रूल ऑफ रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन। भर्ती का खुद का रूल है,
पेमेंट जितनी सैलरी देनी है उसका खुद का रूल है। जैसे अगर मान लो सपोज आपने एसबीआई का मैनेजर बनना है एसबीआई में, तो एसबीआई पीओ का एग्जाम दे दो, या क्लरिकल के लिए जाना है एसबीआई में आईबीपीएस का एग्जाम दे दो। तो उस तरह से इनके खुद के जो है एफसीआई का खुद का एग्जाम होता है, एलआईसी का खुद का एग्जाम होता है, ओएनजीसी का खुद का एग्जाम है। तो ये खुद अपने अपने एग्जाम्स को कंडक्ट कर रहे हैं ताकि रिक्रूटमेंट ये अपने हिसाब से कर सके। प्लस इनका जो मेन मोटिव है वो है सर्विस करना जनरल पब्लिक को। अब जनरल पब्लिक को सर्विस मोटिव क्यों होता है? बिकॉज इनके जो भी अकाउंट्स वगैरह हैं या फिर इनकी जो भी कुछ बात है वो पार्लियामेंट में डिस्कस की जा सकती है। अब अगर पार्लियामेंट में डिस्कस की जा सकती है दैट मीन्स कि वहां पे पब्लिक मोटिव जो है वो जनरल पब्लिक के लिए देखा जाएगा सर्विस मोटिव के पर्सपेक्टिव से। नाउ इट इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स ऑपरेशन एंड इट हैज टू सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग। अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है इनको डेफिनेटली सबमिट करानी पड़ती है। नाउ अकाउंट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर जनरली ऑडिटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल शायद 148 151 अराउंड इसके है, तो वो हमारे लिए जरूरी नहीं है जानना, पर कैग एक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसमें इसका जो ऑडिटिंग का काम है सारा, जो भी इनके खाते वगैरह बन रहे हैं वो जो है वो चेक किए जाते हैं। ये कुछ फीचर्स थे। अब अगर मेरिट्स की बात करें, सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। सरकार इतना ज्यादा दखल अंदाजी नहीं देती, मिनिस्टर्स इतनी ज्यादा दखल अंदाजी नहीं देते, अपनी मस्ती में ये काम करते हैं। क्विक डिसीजन, क्योंकि देखो गवर्नमेंट का इतना ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं है, तो क्विकली कोई ना कोई डिसीजन जो है वो डिसीजन मेकिंग करते रहते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे जो इसमें जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में रेड टेपिज्म की प्रॉब्लम थी ना, रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी की, इसमें वो रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम नहीं है। सर्विस मोटिव, क्योंकि पार्लियामेंट में जैसे हमने ये वाला पिछला पॉइंट पढ़ा था कि अकाउंटेबल है ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में। अगर कोई चीज अकाउंटेबल होती है पार्लियामेंट में या सर्विस मोटिव में दैट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में, तो डेफिनेटली उनके ऊपर जो डिस्कशन है वो पूरा देश देख रहा है। और अगर देश डिस्कशन को देख रहा है तो एट द एंड उनका जो मोटिव है वो क्या होना चाहिए? सर्विस मोटिव होना ही चाहिए। एफिशिएंट स्टाफ, क्योंकि इनकी रिक्रूटमेंट, इनकी रेम्युनरेशन अपने हिसाब से होती है, तो इनका जो स्टाफ है वो क्या होता है? एफिशिएंट होता है। ये अपने हिसाब से सेलेक्ट करके बंदे जो है उनको हायर करते हैं। इनके लिए सेपरेट एक पेपर देना पड़ता है, और पेपर में जो क्लियर होता है उसके बाद उनको रैंक मिलती है, उनको पोजीशंस मिलती हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इनकी जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशनल है। इनके पास हर फील्ड के एक्सपर्ट बंदे मिल जाएंगे, एग्रीकल्चर का भी मिल जाएगा या फिर और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट बंदे मिल जाएंगे, फाइनेंस फील्ड में एक्सपर्ट बंदे मिल जाएंगे। तो बहुत सारे एक्सपर्ट बंदे जो है ना इनके पास होते हैं, इसीलिए इनका जो मैनेजमेंट है वो क्या है? एफिशिएंट है। डीमेरिट्स की बात करें तो सबसे पहले ऑटोनॉमी ऑन पेपर। भाई जहां पे सरकार है तो सरकार, आपको लगता है कि सरकार छोड़ेगी आपको? नहीं। सरकार जहां पे है, जहां पे सरकारी काम आ गया तो गवर्नमेंट की या मिनिस्टर्स की दखलंदाजी वहां पे देखने को मिलेगी। बड़े ऑफिशियल्स वहां पे इंडल्ज होंगे ही होंगे। लैक ऑफ इनिशिएटिव, कुछ ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लेते, क्योंकि देखो कंपटीशन जो है बहुत कम होता है, पैसा बहुत है इनके पास, और अगर इन केस कोई लॉस होता भी है तो सरकार क्या करती है? इनको कुछ पैसा देके इनके लॉस को सही कर देती है। तो ज्यादा कंपटीशन के लिए इतना ज्यादा रेडी नहीं रहते, और इसी वजह से इनिशिएटिव जो इनके कम होते हैं, अपनी मस्ती में काम करते हैं। अब एसबीआई का एग्जांपल देख लो, कब आना? लंच ब्रेक के बाद आना। बहुत ज्यादा मीम्स बन रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कैजुअल होकर काम करते हैं जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये वाली कॉर्पोरेशन है। जो रिजिड स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर रिजिड होता है। कैसे रिजिड होता है? बिकॉज ये जो है वो एक्ट से बने होते हैं, और एक्ट में चेंजेस करना, एक्ट में अमेंडमेंट्स करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर मान लो सपोज इसमें कोई चेंज करनी है, लेट्स से एसबीआई में कोई चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए भाई पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। पार्लियामेंट में जाके उसके एक्ट को पुरानी चीजें बताई जाएंगी। अब पुरानी चीजों को बताने के बाद उसमें नई चीजों का रिप्लेसमेंट किया जाएगा। अब नई चीजों का रिप्लेसमेंट करने के लिए ये तो है नहीं भाई 2 मिनट की मैगी है, मैगी बनानी है, जल्दी से गैस पे रख दो और 10-15 मिनट में मैगी आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। वो काम नहीं है, इसमें कई साल लग जाते हैं। कई बारी ऑपोजिशन कहती है कि नहीं हमने चेंजेस नहीं होने देने, कई बार सरकार कहती है ठीक है जी हम इसको नहीं करते, हम दूसरी चीज को ले आते हैं। तो बहुत सारी जो प्रोसीजर्स है, बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस होती है। अनफेयर प्रैक्टिसेस, कई बार ये जो कॉर्पोरेशंस है वो क्या करती है? अनफेयर प्रैक्टिसेस में इंडल्ज होती है, अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ
अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ बेनिफिट्स लेने के लिए क्या हो सकती है, ये कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस कर सकती है। अब माल्या को लोन कैसे मिल गया, नीरव मोदी को लोन कैसे मिल गया, तो उस चीज में कुछ ना कुछ इनकी अनफेयर इन्वॉल्वमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। अदरवाइज आम बंदे को नहीं मिल जाता लोन। मैं लेने जाऊं, मेरे से हजारों पेपर मांग लेंगे। मैं एक बार एसबीआई में लोन लेने गया तो भाई मेरे से पेपर ऊपर ले लिए, कहते ठीक है जी लोन दे देंगे, बाद में कहते नहीं लोन नहीं देंगे आपको। इस तरह के भी काम हो जाते हैं। तो थिंग इज आई एम नॉट हियर क्रिटिसाइजिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बट थिंग इज आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्टोरी कि अगर कोई बंदा हाई वैल्यू बंदा है, हाई नेटवर्थ बंदा है, तो उसके लिए इजी हो जाता है बहुत सारी चीजें, चाहे वो गलती करना चाहता हो। होपफुली यहां तक क्लियर हो गया। तो ये पार्ट 1 था हमारा इस वीडियो का। चैप्टर समझ लग रहा होगा, बहुत अच्छी बात है होपफुली। और टिल देन स्टे ब्लेस्ड ऑल, बाय बाय।